आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पद्मश्री पुरस्कार विजेता वन जीवनी रमैया का आज तेलंगाना के खम्मम जिले में निधन हो गया। रेड्डीपल्ली गांव में उनके घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। पिछले कई दशकों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के लिए खम्मम जिले में हरित योद्धा के रूप में जाने जाने वाले रेड्डीपल्ली रमैया को 2017 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रमैया के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनका निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रेड्डीपल्ली रमैया का ऋण विश्वास था कि प्राकृतिक और पर्यावरण के बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव है। रेड्डी ने आगे कहा कि रमैया ने एक व्यक्ति के रूप में वृक्षारोपण शुरू किया और पूरे समाज को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित करके युवाओं को प्रेरित किया है। वही वन जीवनी रमैया के निधन पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रमैया ने अपना जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रेड्डीपल्ली रमैया, जिन्हें प्यार से वन जीवनी के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया है, जिससे प्रकृति प्रेमियों के बीच एक अपूरणीय शून्यता पैदा हो गई है। केंद्रीय कोयला और तेलंगाना भाजपा राज्य अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन तमिलनाडु में भ्रष्ट, वंशवादी और असफल डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकेगा। एनडीए परिवार मजबूत होता जा रहा है। किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गठबंधन तमिलनाडु में कल्याण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और राज्य के स्वर्णिम विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्रभावी सरकार प्रदान करने की दिशा में प्रयास करेगा, जबकि तमिलनाडु की भाषा, समृद्ध संस्कृति और विरासत की रक्षा और प्रचार करेगा। इससे पहले आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एआईएडीएमके के नेतृत्व पर हमला किया और कहा कि राज्य के लोग कभी भी ऐसे विश्वासघाती गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दिल्ली के सामने झुकता है और तमिलनाडु को धोखा देता है। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन हार का गठबंधन है। तमिलनाडु के लोग ही हैं जिन्होंने बार बार इस हार को अंजाम दिया है। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विफल गठबंधन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। कल चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई प्रेस वार्ता उनके पद के योग्य नहीं थी। हालांकि एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की पुष्टि करना उनका विकल्प है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह गठबंधन क्यों बनाया गया है। तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा कांचागची बौली की 400 एकड़ भूमि को गिरवी रखने पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज राज्य सरकार के इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाने की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने राज्य विधानसभा को सूचित किया था कि ऋण सुरक्षित करने के लिए जमीन गिरवी रखी गई थी। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने अब एक बयान जारी कर किसी भी संलिप्तता से इनकार किया था और दावा किया था कि उनके साथ ऐसा कोई बंधक नहीं बनाया गया था। इस विसंगति ने लेन देन की वास्तविक प्रकृति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेलंगाना सरकार 14 अप्रैल को भू भारती अधिनियम 2024 पेश करने के लिए तैयार है, जो राज्य के भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगा। यह नया कानून राइट ऑफ रिकॉर्ड्स अधिनियम 2020 की जगह लेगा और इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाना और लोगों के लिए भूमि सुरक्षा को बढ़ाना है। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी के अनुसार मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी शिल्पारामम में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर अधिनियम का शुभारंभ करेंगे। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली सरकार ने धरनी अधिनियम की आड़ में प्रबंधन का काम विदेशी एजेंसियों को सौंपकर भूमि सुरक्षा से समझौता किया था। पिछले बीआरएस प्रशासन की आलोचना करते हुए रेड्डी ने कहा कि 3 साल से अधिक समय तक धरने के लिए नियम तैयार करने में विफल रहने के कारण मौजूदा सरकार ने मात्र 3 महीनों के भीतर सफलतापूर्वक नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। भू भारती अधिनियम राजस्व शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और भूमि प्रबंधन के लिए अधिक जन केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम को विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और किसानों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिकारों की रक्षा करना और राजस्व प्रणाली में सुधार करना है। सभी जिला कलेक्टरों और राजस्व निरीक्षकों को 14 अप्रैल को लॉन्च कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जो एक नए कानून के सुचारू संक्रमण और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तेलंगाना के पर्यटन सचिव आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्यभार संभाला है।
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 7 से 31 मई तक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। स्मिता सभरवाल के नेतृत्व में अधिकारियों ने प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। 6 से 7 मई को दुनिया भर से 120 से ज़्यादा प्रतिभागी हैदराबाद पहुंचेंगे। यह सौंदर्य और संस्कृति के महीने भर चलने वाला उत्सव की शुरुआत होगी। प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत चार मीनार में हेरिटेज वॉक से होगी। इसके बाद चौमाला पैलेस में भव्य स्वागत किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन, जीएचएमसी, हेरिटेज विभाग और पुलिस के अधिकारियों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने चौमाला पैलेस का दौरा किया था ताकि कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल की पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से तेलंगाना को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। मिस वर्ल्ड इवेंट से राज्य की वैश्विक दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और भविष्य में पर्यटन के अवसरों को आकर्षित करने की उम्मीद है। हैदराबाद पुलिस ने हनुमान जयंती के जुलूस आज होने वाले आईपीएल 2025 मैच के लिए शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। चूंकि बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है, इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हैदराबाद कमिश्नरेट की सीमा के भीतर लगभग 150 हनुमान जयंती जुलूस निकाले जाएंगे। साइबराबाद और राजकोंडा कमिश्नरेट से 46 अन्य जुलूस निकाले जाएंगे। मुख्य जुलूस गोलीगुड़ा के श्री राम मंदिर से ताड़बंद हनुमान मंदिर तक 12.2 किलोमीटर तक का रास्ता तय करेगा। कार्यक्रमों की निगरानी के लिए आज सुबह 8 बजे से कमांडर कंट्रोल सेंटर से एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष संचालित होगा। सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और पुलिस ने भक्तों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। हनुमान जयंती के लिए प्रतिबंधों के अलावा राजकोंडा पुलिस ने आज उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच के लिए यातायात में बदलाव लागू की है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने दोहराया कि कांचागच्चीबौली में 400 एकड़ भूमि राज्य सरकार की है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। श्रीधर बाबू ने इस बात पर जोर दिया कि इसके विपरीत कोई भी आरोप न केवल अदालत की अवमानना है, बल्कि तेलंगाना के विकास और रोजगार सृजन प्रयासों पर भी सीधा हमला है। बीआरएस के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबू ने कहा कि राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के माध्यम से वित्तीय बाजारों से धन जुटाने के लिए स्थापित मानदंडों का पालन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ काम करना और राज्य संपत्ति के आधार पर पूंजी जुटाने के लिए अन्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मिसालों का पालन करना शामिल है। हैदराबाद आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 12 से 14 अप्रैल तक तेलंगाना की विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान के अलावा बिजली तूफान आदि का भी अनुमान लगाया है। हैदराबाद के लिए आईएमडी ने पूर्वानुमान में कहा गया है कि शहर में 16 अप्रैल तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बुधवार तक सुबह के समय धुंध छाए रहने का भी अनुमान लगाया गया है। इसी बीच कल मुशीराबाद में सबसे अधिक 39.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। संभावित मौसमी परिस्थितियों के कारण मौसम विभाग ने 14 अप्रैल तक तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल निजामाबाद में राज्य का सबसे अधिक तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूर्वानुमानों के मद्देनजर राज्य में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।